नमस्कार। देखिए, जब भी दुनिया में कहीं जंग छिड़ती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? तेल की कीमतें, है ना? लेकिन कहानी सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती। कभी सोचा है कि इन लड़ाइयों का एक ऐसा भी असर हो सकता है जो शायद हमारी नजरों से छिपा हो, लेकिन बहुत गहरा हो? जी हाँ, ये असर पहुंचता है सीधे हमारे खाने की थाली तक। पर्दे के पीछे ना एक ऐसा संकट पनप रहा है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही, और वो है फर्टिलाइजर का संकट। ये हमारी फूड सिक्योरिटी पर सीधा असर डाल सकता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजर मार्केट में एक तूफान सा आने वाला है ना, इसके पीछे असल में दो बड़ी ग्लोबल वजहें हैं, और ये दोनों मिलकर हालात को काफी पेचीदा बना रही हैं। देखिए, यहाँ दिक्कत दो तरफ से आ रही है। एक तरफ तो मिडल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी शिपिंग रूट है, वो लगभग जाम हो गया है। और तो और दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे जो दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर सप्लायर हैं, उन्होंने मार्केट से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो सप्लाई की कमी तो होनी ही है। अब सवाल ये उठता है कि भाई लड़ाई का फर्टिलाइजर से क्या लेना देना। सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हमारी रसोई में जलने वाली गैस और खेतों में पड़ने वाले फर्टिलाइजर के बीच एक सीधा साइंटिफिक कनेक्शन है। चलिए इसको ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जैसे हम लोगों को, मतलब इंसानों को, हड्डियों के लिए कैल्शियम चाहिए, एनर्जी के लिए प्रोटीन चाहिए, ठीक वैसे ही पौधों को भी अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और इनमें सबसे जरूरी हैं तीन: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और यूरिया और डीएपी जैसे जो फर्टिलाइजर हैं, वो असल में पौधों का यही खाना है। और ये बनता कैसे है, वो प्रोसेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है नेचुरल गैस से, यानी मीथेन से। इसी गैस से पहले हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, फिर इस हाइड्रोजन को हवा की नाइट्रोजन के साथ मिलाकर बनता है अमोनिया, और आखिर में इसी अमोनिया से तैयार होता है यूरिया फर्टिलाइजर। मतलब कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। नेचुरल गैस की सप्लाई पर असर पड़ा तो समझ लीजिए यूरिया का प्रोडक्शन भी ठप। तो चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि इन सब रुकावटों का जमीनी हकीकत पर, मतलब असल दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। सिर्फ ये एक नंबर पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। सोचिए, दुनिया की एक तिहाई, मतलब 33% फर्टिलाइजर सप्लाई सिर्फ एक ही रास्ते से गुजरती है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। तो जाहिर है, जब इस रास्ते पर कोई भी रुकावट आती है तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाती है। और अगर हम थोड़ा और डीप में जाएं, तो ये आंकड़े बताते हैं कि ये रूट कितना ज्यादा क्रिटिकल है। दुनिया का करीब करीब 46% यूरिया, 38% नाइट्रोजन और फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स सब यहीं से होकर गुजरता है। तो जब एक ही रास्ता इतने जरूरी सामान की सप्लाई को कंट्रोल करे, तो जाहिर है कि छोटी सी भी रुकावट एक बहुत बड़ा संकट बन सकती है। और पता है, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो कतर जैसे बड़े सप्लायर मुश्किल में हैं, और दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इस मार्केट के, उन्होंने भी अपने एक्सपोर्ट बंद कर दिए हैं। अब जब इतने बड़े बड़े सप्लायर मार्केट से बाहर हो जाएंगे तो कमी तो आएगी ही। ठीक है, तो ये तो हो गई दुनिया की बात। अब आते हैं भारत पर। इस पूरे ग्लोबल संकट का भारत की फूड सिक्योरिटी और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या मतलब है। ये चार्ट ना बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि हम इंपोर्ट पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी खपत उससे कहीं ज्यादा है। पिछले साल का ये आंकड़ा देख लीजिए, हमें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए 177 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर बाहर से मंगाना पड़ा। और अगर इसे थोड़ा और तोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। यूरिया के मामले में तो हम काफी हद तक सेल्फ रिलायंट हैं, लगभग 87%। लेकिन जब बात आती है डीएपी और एनपीके जैसे फर्टिलाइजर्स की, तो वहां हमारी निर्भरता 60% तक है। और पोटाश पोटाश के लिए तो हम पूरी तरह, मतलब 100% इम्पोर्ट पर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच राहत की बात भी है। सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि चिंता की कोई बात नहीं है, आने वाले खरीफ सीजन के लिए हमारे पास फर्टिलाइजर का पूरा स्टॉक है, और जो ग्लोबल सप्लायर्स हैं उनसे भी एडवांस्ड में ही बातचीत चल रही है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब हमें क्या समझना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखें, सबसे जरूरी बात यह है कि ग्लोबल संकट असली है, ये सच है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के लेवल पर तैयारी पूरी है। इसलिए पैनिक में आकर फर्टिलाइजर की जमाखोरी बिल्कुल ना करें।
ऐसा करने से ना मार्केट में एक आर्टिफिशियल कमी पैदा हो जाती है और हाँ, ये गैर कानूनी भी है जिस पर एक्शन हो सकता है। और आखिर में ये संकट हमारे सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या हम हर बार ऐसे ग्लोबल संकटों के सामने मजबूर बने रहेंगे, या फिर ये भारत के लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो फर्टिलाइजर उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की तरफ कुछ ठोस और निर्णायक कदम उठाएं? ये सोचने वाली